देखिए, मैंने आपको कल ग्रहों के बारे में बताया था कि ग्रहों के अपने कुछ कारक होते हैं, उनका अपना कुछ जेंडर होता है, उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनके कुछ डायरेक्शन होते हैं, कलर होते हैं, और उनका कुछ नेचर होता है, उनका कुछ वर्ण होता है। इसी तरह से 12 की 12 राशियों का होता है। कोई ग्रह जिस भी राशि में बैठेगा, अपनी नेचर के साथ साथ उस राशि के नेचर अपने अंदर अडॉप्ट कर लेगा। उस राशि की नेचर के हिसाब से ही फल देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंगल वेपन है। शायद आपको नहीं लिखवाया हो तो लिख लीजिएगा, मंगल वेपन है। ठीक। मंगल एग्रेशन है। अब मंगल मान लीजिएगा, मंगल पुलिस है, मंगल आर्मी है। अब मंगल मान लीजिएगा मेष राशि में बैठा है, एक नंबर के साइन में मंगल बैठा है। यहां पर क्या होगा, मंगल की जो ये नेचुरल क्वालिटीज है ना, वेपन की, पुलिस की, आर्मी की, एग्रेशन की, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि वो उसी राशि में बैठा है जो राशि ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है। मंगल को मैंने आपको बताया था कि मंगल एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने राशि आपको दो बताई है, तीन राशि मैंने आपको बताई है एडमिनिस्ट्रेशन की। पहली राशि आपको बताई है। तो अब यहां पर आप देखिएगा, अगर मंगल मेष अथवा सिंह राशि में बैठेगा तो जो राशियां मंगल की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, उसमें मंगल की स्ट्रेंथ बढ़ने से वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन देने में सक्षम होगा। वहीं अगर यही मंगल वृषभ राशि में बैठ जाए, मंगल वृषभ राशि में बैठ जाए और वृषभ राशि की ये जो आपने क्वालिटीज देखी, वहां पर क्या क्वालिटीज हैं, ज्वेलरी है, लग्जरी है, आर्ट है, ब्यूटी है। तो क्या ज्वेलरी, लग्जरी और आर्ट में बैठकर मार्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन देने में सक्षम है? आप खुद से सोचिएगा। मंगल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेट करता है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्वालिटीज कहाँ देगा? जहां पर उसको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा, जहां पर उसको वो एनवायरमेंट मिलेगा। अब मान लीजिएगा वृषभ राशि में मंगल बैठ गया, दो नंबर की राशि में मंगल बैठ गया, तो मंगल क्या करेगा? मंगल के लिए मैंने आपको लिखवाया सॉलिड फॉर्म होता है, तो यहां पर मंगल ज्वेलरी इंडिकेट कर देगा। टॉरस साइन की कारकता तो अपने अंदर ले लेगा, और ज्वेलरी भी क्या होती है? सॉलिड होती है। मंगल की जो मेटल होती है वो कॉपर कहलाई गई है, तो यहां पर वो एज ए ज्वेलरी वर्क करने लगेगा। सेम अगर मान लीजिएगा मंगल मिथुन राशि में बैठ गया, मिथुन राशि में अगर मंगल बैठेगा, तो यहां पर आपको कैलकुलेशन दे देगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का साइन है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज का साइन है। सेम अगर यही मंगल कर्क राशि में बैठेगा, तो कर्क राशि में ये क्या करेगा कि मंगल के लिए मैंने आपको क्या लिखाया, मंगल का जो आपको एलिमेंट लिखवाया था, अग्नि तत्व है। अब यहां पर क्या फूड इंडस्ट्री आती है, तो मंगल यहां पर आपको खाने पीने का सामान बनाने के लिए अग्नि प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से पहले तो ग्रह किस राशि में बैठे हैं, उस राशि के हिसाब से ही हमें प्रिडिक्शन पर ध्यान देना होता है। ग्रह अपनी नेचर के हिसाब से, जो उसके अपने कारक हैं, उसके हिसाब से किसी राशि में बैठकर अपने प्रभाव देते हैं। पहली चीज तो आपने ये समझी। इसके बाद आते हैं इसके डायरेक्शन की तरफ, कि ये डायरेक्शंस किस तरह से यूज होते हैं। राशियों के डायरेक्शन हम कैसे यूज करेंगे, आइए इसकी तरफ बात करते हैं। मैंने आपको राशियों के डायरेक्शंस लिखवाए हैं कि मेष राशि पूर्व दिशा की राशि है। मंगल के कारक तत्व में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि मंगल पति का कारक है। कोई लड़की अगर आपके पास ये प्रश्न लेकर आती है कि मेरी शादी किस दिशा में संभावित हो सकती है, आप देखते हैं कि उसका मंगल एक नंबर की राशि में बैठा है, जिसका डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। मंगल है पति का कारक, अर्थात आपका पति पूर्व दिशा से हो सकता है। मंगल बैठा है, मान लीजिएगा यहाँ तीन नंबर के साइन में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है। मंगल जहां बैठा है वहां पर मिथुन राशि आ रही है। मिथुन राशि का जो डायरेक्शन मैंने आपको बताया वो है वेस्ट। तो आप कह सकते हैं कि इस लड़की का जो विवाह है वो पश्चिम दिशा में हो सकता है। अब
प्राचीन काल में ये चीज बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। वर्तमान समय में ये इतना ज्यादा लॉजिकल और इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहा है कि हम एक्यूरेटली ये प्रेडिक्ट कर सकें कि इसका विवाह पूर्व दिशा में हुई होगा ही होगा या पश्चिम दिशा में होगा ही होगा। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को ये डायरेक्शन दे सकते हैं। मान लीजिएगा कोई पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि भाई हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, सफलता नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में हम देखेंगे जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति किस राशि में है, वहां पर हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा। मेष राशि में मंगल बैठा है तो पूर्व दिशा की राशि में बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि आप पूर्व दिशा में प्रयास कीजिएगा, पूर्व दिशा में इसके विवाह होने के योग हैं। वहीं अगर हम देखते हैं पश्चिम दिशा की राशि में मंगल बैठा है, तो वहां हम कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में इसका विवाह होने के योग हैं। शनि को मैंने आपको बताया कि शनि कर्म कारक ग्रह है। जब शनि के कारक था तो आपको लिखवाए थे। अब शनि मान लीजिएगा जिस राशि में बैठा है वो राशि पश्चिम दिशा की राशि है। कुंभ दिशा में, कुंभ राशि में मान लीजिएगा शनि बैठा है। कोई व्यक्ति प्रश्न लेकर ये आता है कि भाई बहुत प्रयास कर रहा हूं, जॉब नहीं मिल रही, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ प्रयास कर सकते हैं, या फिर पश्चिम देशों में आप प्रयास कर सकते हैं, तो आपको जॉब की बेटर पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इस चीज का जो मेनली उपयोग किया जाता है, प्रश्न कुंडली में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, और जन्म कुंडली में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस तरह से, वो आगे जब जन्म कुंडलियों का एनालिसिस आपको सिखाया जाएगा तब आप उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कलर। आपने जी जी बोलिए। मेरे क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपने लिख बोला लीजिए। फर्स्ट हाउस जो है वो ईस्ट है, पर वैसे सेवन वेस्ट जो सेवेंथ हाउस हुआ ना, हाँ तो वेस्ट सेवंथ होगा। तो आपने बोला जेमिनाई राशि जो है वो वेस्ट में है, तो वो तो हाँ थर्ड नंबर की राशि, तो वो वेस्ट में कैसे, वो तो नॉर्थ हुआ। अच्छा, आप मुझे ना डायरेक्शन बताइएगा किस तरह से डिसाइड होते हैं। मैंने आपको सर लिब्रा की। ईस्ट के सामने, ईस्ट के सामने वेस्ट आएगा, हाँ लेफ्ट में नॉर्थ आएगा, राइट में साउथ आएगा। ठीक ठीक है, तो ठीक। फर्स्ट हाउस में जब ईस्ट हुआ तो सेवेंथ हाउस में वेस्ट होगा, हाँ। लेफ्ट साइड में मतलब फोर्थ हाउस में नॉर्थ होगा, हम्म। थर्ड एंड फोर्थ हाउस में नॉर्थ होगा, थर्ड थ्री में फोर नहीं होगा फाइव मैम, एक एंड मिनट रुक जाइए, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। हमारे पास चार दिशाएं हैं। हमारे पास दिशाएं कितनी है? चार हैं। फोर। और हाउसेस कितने हैं? ट्वेल्व। तो चार दिशाओं को 12 हाउसेस में डिवाइड करेंगी, या फिर आप उस तरह से चलेंगे कि भाई अगर यहाँ पर पूर्व आएगा तो यहाँ पर उत्तर आना चाहिए, यहाँ पर उत्तर आना चाहिए, दो राशि उत्तर दिशा की आप कैसे बनाएंगे? हाँ सर, तो ये ऐसे ही तो होगा कि जब अपना फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस ऐसा ये कीजिए, ईस्ट एक में। मिनट रुकिए रुकिए, आप प्रश्न अपना लिख कर रखिएगा, क्लास के एंड में आपको समझा दूंगा, आप कंफ्यूज हो रही हैं। ठीक है, आप ये अपना प्रश्न लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके इस प्रश्न के चक्कर में क्लास लंबी होती जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इलॉजिकल है, आपकी थोड़ा समझने में कमी आ रही है, मैं भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है। आप प्रश्न लिख लीजिएगा, जिसका इस तरह का रिलेवेंट क्वेश्चन होता है वो लिख लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, मुझे उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर की। मैंने आपको तीन तरह की नेचर लिखवाई है, चार तरह की। स्थिर, तीन लिखवाई है, स्थिर, चर और द्विस्वभाव। इन तीन नेचर को हमने 12 राशियों में डिवाइड करा है, यानी कि एक राशि में चार नेचर, चार राशियों की सेम नेचर होती है। ठीक है, अब इस नेचर को किस तरह से समझते हैं, मैंने आपको लिखवाया है कि मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशि है। चर अर्थात मूवेबल। ये प्रश्न साहिल जी ने किया था, अब साहिल जी समझ लें, साहिल जी या सौरभ जी, किसी ने ये प्रश्न किया था, अब समझ लें। यस सर। देखिए, चर का मतलब है मूवेबल, मूवेबल साइन। जब भी किसी कार्य के लिए आप शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए जाते हैं, तो आप पंडित जी से पूछते हैं कि भाई ये काम हमें किस मुहूर्त में करना चाहिए, तो वो आपको कोई एक लगन बताते हैं कि भाई मेष लगन में कीजिएगा, या वृषभ लगन में कीजिएगा, या सिंह लगन में कीजिएगा। अब वो किस तरह से निर्धारित होता है आप यहां समझिएगा। मैंने आपको नेचर लिखवाई, मेष राशि की चर है, चर अर्थात मूवेबल।
जब भी किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करना होता है जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट चाहिए, तो उस कार्य के लिए हम ऐसा लग्न चुनेंगे, ऐसी राशि चुनेंगे जो कि चर हो। अगर कोई कार्य आपको ऐसा करना है जो कि आपको फिक्स होकर करना है, तो उसके लिए आप ऐसी राशि, ऐसा लगन चुनेंगे जो स्थिर हो। और कोई कार्य ऐसा है जिसमें कि हमें डुअल माइंड के साथ करना है या मल्टीटास्किंग करनी है, उसके लिए हम ऐसी राशि, ऐसा लगन चुनेंगे जो द्विस्वभाव हो। अब नॉर्मली जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए हर इंसान सोचेगा कि मेरा बिजनेस एकदम स्थायी रूप से हो, एकदम फिक्स होकर चले। तब आप कौन सा लगन चुनेंगे? तब आप चुनेंगे ऐसा लगन जो स्थिर हो। और स्थिर में मैंने आपको कौन कौन से बताए? 2, 5, 8, 11, ये 4 राशि मैंने आपको स्थिर बताई। इसलिए आप देखेंगे जितने भी नेता शपथ लेते हैं, आप जितने भी शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे, वो सिंह लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन अथवा वृषभ लगन में किए जाते हैं। क्यों? हमें अगले 5 साल स्थिर होकर सरकार चलानी है। जो भी कार्य में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, उस कार्य के लिए हमें स्थिर राशि या स्थिर लगन चुनना होता है। सेम, जिस कार्य में हमें डुअलिटी चाहिए, उसके लिए हमें द्विस्वभाव चुनना होता है। द्विस्वभाव मैंने आपको कौन से बताया? 3, 6, 9, 12। ठीक है। अब इससे हम किसी व्यक्ति का नेचर भी समझ सकते हैं। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के लग्न में चर राशि उदय हो रही है, तो चर राशि का मतलब क्या होता है कि चर अर्थात मूवमेंट बहुत ज्यादा। तो आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति के अंदर विचलन बहुत है। ऐसा व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा डोलता है, इधर भी इधर भी। उसके बाद जिसका व्यक्ति का चर लगन होगा उसको कन्विंस करना बहुत ज्यादा आसान होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति का लगन स्थिर है, 2, 5, किसी व्यक्ति का अगर स्थिर लगन है अर्थात 2, 5, 8, 11, तो स्थिर लगन का क्या मतलब हुआ? फिक्स, यानी कि ये इंसान जो निर्णय ले लेगा वो एकदम फिक्स होगा। इसलिए आप देखेंगे सिंह लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन और वृषभ लगन वाले लोगों को समझाना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सेम 3, 6, 9, 11, ये क्या है? द्विस्वभाव लगन है, द्विस्वभाव राशि है। तो इन लोगों के अंदर आपको अक्सर ऐसी नेचर मिलेगी कि ये डुअलिटी वाली बात करेंगे। ये कभी एक बात पर अपना मत नहीं रखेंगे। ये बोलेंगे हाँ ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। ये हमेशा अपने पास एक सेकंड ऑप्शन रखेंगे। तो ये होता है राशियों के नेचर का इफेक्ट। अब मान लीजिएगा किसी स्त्री का मंगल सिंह राशि में बैठा है। स्त्री का मंगल हो गया पति कारक। सिंह राशि की नेचर मैंने आपको क्या क्या लिखवाई, अब आप पहले वो खोलिएगा। ठीक है, सिंह राशि की नेचर मैंने आपको क्या क्या लिखवाई है। यहां आप सीधा सीधा प्रेडिक्शन फिक्स। सीखिएगा। देखिए, हाँ, मैंने खोल दिया। इसे यहां से सब इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। सिंह राशि में यहां पर मंगल बैठा है। ये मान लीजिए सिंह राशि है और मंगल बैठा है। पहला प्रोडिक्शन आप यहां ये सकते हैं कि इस लड़की का पति इसको पूर्व दिशा में मिलने की संभावना होगी। संभावना है, यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, वर्तमान समय में ये इलॉजिकल हो चुका है, ये इतना काम नहीं करता। पहले के जमाने में होता क्या था कि आपका जो गांव है उससे बाहर कहीं शादी करते थे, और उस समय ये विचार किया जाता था कि जन्म कुंडली में मंगल किस भाव में बैठा है, सप्तमेश किस भाव, किस राशि में बैठा है, उसके दिशा में ही विवाह के प्रयास किए जाते थे। ठीक है। इसके बाद मैंने इसको आपको लिखवाया एलिमेंट फायर, अर्थात इसके हस्बैंड के अंदर गुस्सा बहुत होगा क्योंकि फायर एलिमेंट एक्टिव हो गया। ठीक। कारकों में मैंने आपको लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, किंग, सोशल सर्विस, पॉलिटिक्स या इंडस्ट्री। अर्थात इस लड़की का हस्बैंड या तो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर सकता है, या फिर किसी तरह से पॉलिटिक्स से जुड़ा हो सकता है, या उसकी अपनी कोई बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। और इस लड़की के हस्बैंड का जो नेचर होगा वो होगा राजाओं के समान, यानी कि उसे अपना जो लाइफ स्टाइल पसंद है वो एकदम रॉयल लाइफ स्टाइल पसंद है। ठीक। इसके बाद मैंने आपको नेचर लिखवाया फिक्स, यानी कि इसके अंदर गुस्सा तो होगा ही होगा, बल्कि इसको अगर आप
कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो इसका हस्बैंड बहुत जल्दी से समझेगा नहीं, इसका हस्बैंड अपने मन की करने वाला होगा। तो इस तरह से आप ये प्रोडिक्शन करेंगे। सेम मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का शनि यहां पर बैठ गया, शनि यहां पर बैठ गया। अब शनि के लिए मैंने आपको बताया था कि कर्म कारक ग्रह है। अब कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेकर आता है कि मुझे विदेश जाना है अपने जॉब के लिए, और विदेश जाने के बाद विदेश में मुझे किस देश में जाना चाहिए, तो आपने देखा कि भाई इसका जो शनि है वो पूर्व दिशा की राशि में बैठा है, तो आप उससे कह सकते हैं कि पूर्व दिशा के देशों में आप जा सकते हैं, वहां पर आपके लिए सक्सेस के बहुत अच्छे चांसेस हैं, पहला। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेकर आता है कि मुझे प्रोफेशन करना है, मुझे क्या काम करना चाहिए, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप सोशल सर्विसेज कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये प्रोफेशन आपके लिए सुटेबल होंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो भी प्रोफेशन आपको गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, वो सारे के सारे प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। सेम चीज अगर मान लीजिएगा सिंह राशि में ही सूर्य किसी का बैठा है, सूर्य के लिए मैंने आपको लिखाया था कि सूर्य संतान कारक ग्रह है और सूर्य पिता का कारक ग्रह भी है। अगर यहां पर मान लीजिएगा पिता के बारे में सूर्य सिंह राशि में बैठा है, हम कह सकते हैं इसके फादर या तो गवर्नमेंट में हो सकते हैं, या पिताजी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, या पिताजी सोशल सर्विसेज में हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर मैंने आपको लिखवाया कि डायरेक्शन इसका ईस्ट है और जेंडर इसका मेल है। सूर्य मैंने आपको लिखवाया था संतान कारक ग्रह है, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास पहली संतान पुत्र हो सकती है। हालांकि जन्म कुंडली का पंचम भाव पंचमेश उनको भी देखना होता है, यहां पर आपको एक बेसिक प्रिडिक्शन सिखा रहा हूं, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ये चीजें विस्तृत होती जाएंगी, जैसे जैसे ये विस्तृत होंगी वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं आपको पूरी कुंडली सामने रख दूं तो उसमें मुझे पंचम भाव भी देखना पड़ेगा, पंचम भाव का स्वामी भी देखना पड़ेगा, सिंह राशि पर आने वाली दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, सूर्य पर आने वाली दृष्टि भी देखनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं आपको एक बेसिक प्रिडिक्शन बता रहा हूं किस तरह से हम प्रिडिक्शन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से इन राशियों के जो मैंने आपको तत्व लिखवाए हैं उनका यूज होता है। अब इसके बाद आप कि प्रश्न आप शायद वो प्रश्न ना कर पाए, एक ने किसी ने प्रश्न किया था कि मैंने हाँ कर्क राशि के लिए एक प्रश्न लिखा था, आया था कि ये ड्रिंकिंग वाटर है, मैंने वहां पर साफ लिखा था कि वो ड्रिंकिंग वाटर है। अब आप देखेंगे मैंने वाटर एलिमेंट इसके अलावा दो राशियों के लिए लिखा है, स्कॉर्पियो के लिए, और वाटर एलिमेंट मैंने लिखा है पाइसेस के लिए भी। डिफरेंस क्या है तीनों के वाटर में? तीनों के वाटर में डिफरेंस ये है कि कर्क राशि ड्रिंकिंग वाटर शो करती है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म, वहीं स्कॉर्पियो साइन के लिए मैंने लिखा है यहां पर डार्कनेस, सीक्रेट और माइंस। स्कॉर्पियो साइन उस तरह का लिक्विड शो करती है जो जमीन के अंदर से निकलता है, पेट्रोल जमीन के अंदर से निकलता है, नालियों में जो पानी बह रहा है वो फाइनेस्ट फॉर्म में नहीं होता, आप उसको पी नहीं सकते, तो वो स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के वाटर साइन में वाटर एलिमेंट में डिफरेंस हो गया। कर्क राशि का जो एलिमेंट था उसे आप पीने में यूज कर सकते हैं, मगर स्कॉर्पियो साइन का जो एलिमेंट है, जो वाटर एलिमेंट है, वो बहुत कॉस्टली हो सकता है। पेट्रोल बहुत ज्यादा कॉस्टली है, एलपीजी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, दोनों वाटर फॉर्म में है, मगर आप उसको पीने में यूज नहीं कर सकते, वो लाइफ सेव नहीं कर सकता। सेम मैंने आपको लिखवाया मीन राशि, मीन राशि का जो वाटर एलिमेंट है वो, आपकी वॉइस वॉइस कट रही है, एक मिनट। नहीं अभी तो क्लियर है। हो क्लियर है सकता सर। है आपकी तरफ से कुछ नेट में इशू हो, बाकी बाकी मैं सर हाँ जी, हाँ जी। ये पाइसेस में तो पानी वॉइस आपने नहीं आ रही। लिखवाया ही नहीं है, एजुकेशन है, रिलीजियस ये इंस्टीट्यूट देखिएगा है। सर, ये पाइसिस ही खुला हुआ है, ये एलिमेंट में लिखा है, एलिमेंट देखो सर, एलिमेंट की बात हो रही है। अच्छा मैं एलिमेंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लिखा है वाटर। तो ठीक है ठीक है। देखिएगा ये बहुत सारी चीजें होने को अनलिमिटेड हैं, मैंने यहाँ बहुत ही लिमिटेड चीजें इसलिए लिखी हैं क्योंकि आप अभी बिगनर लेवल पर हैं। मैं पाइसेस के कम से कम 100 कारक आपको यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते मेरे यहाँ दिमाग में बस चुके हैं, मुझे यहाँ देखकर बोलने की याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ये पहली बार एक पीपीटी बनाई है, तो मैंने इसलिए बहुत लिमिटेड करके चीजें लिखी हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें छूट भी गई हैं,
आने वाली क्लासेस में वो आपको लिखवाता रहूंगा। इसलिए लिखवाइए ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहां मीन राशि के, कर्क राशि के और वृश्चिक राशि के पानी में अंतर क्या है कि मीन राशि का जो पानी है वो समुद्र का पानी है, खारा पानी है। इस पानी का आप पीने में यूज नहीं कर सकते, मगर ये भी पानी है। अब मीन राशि के लिए मैंने शायद लिखवाया नहीं, हाँ लिखवाया, लॉन्ग जर्नी मैंने आपको लिखवाई है। अभी तो हम हवाई जहाज से यात्रा कर लेते हैं, मगर पहले जमाने में जब हवाई जहाज नहीं थे तब हमें समुद्र के रास्ते ही यात्रा करनी पड़ती थी, उस खारे पानी से ही यात्रा करनी पड़ती थी। तो मीन राशि का जो पानी है वो यात्रा करने वाला पानी है। अब मीन राशि के जो स्वामी है मैंने आपको लिखवाया गुरु, गुरु लिखवाया है। यहां पर मैंने आपको रिलीजियस भी लिखवाया है और टेम्पल भी लिखवाया है। अब एक मन में प्रश्न आ सकता है कि खारा पानी है, पीने के लिए भी यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे पानी से संबंधित राशि किस तरह से मंदिर की हो सकती है या किस तरह से रिलीजियस स्थान की हो सकती है। अब आप ये देखेंगे सेम चीज मैंने आपको स्कॉर्पियो में नहीं लिखवाई है। स्कॉर्पियो में मैंने आपको ना मंदिर लिखवाया है, ना रिलीजियस इंस्टीट्यूट या रिलीजियस प्लेस लिखवाया है। पाइसिस में क्यों लिखवाया है? क्योंकि समुद्र वह स्थान है जिसका पानी तो खारा है, किंतु गंगा का पानी भी वहीं जाकर मिलता है, सप्त नदियों का जल भी वहीं जाकर मिलता है, जितना भी पवित्र स्थानों का जल है वो सब समुद्र में जाकर मिलता है। इसलिए समुद्र के जल को चरणामृत भी कहा गया है, और इसलिए इस राशि का स्वामित्व गुरु को दिया गया है। और इस राशि में रिलीजियस एक्टिविटीज भी आती हैं और मंदिर भी आते हैं। आपको याद होगा रामेश्वरम में जब भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था तब उन्होंने समुद्र के जल से किया था। सामान्य रूप से कहीं और राज्याभिषेक करते तो वे पवित्र नदियों का जल मंगाते, किंतु वहां पर उन्होंने समुद्र के जल से किया, क्योंकि समुद्र का जल अपने आप में सभी नदियों के पवित्र जल का निचोड़ है, किंतु आप उसको पीने में यूज नहीं कर सकते। इसलिए मीन राशि में आपको ड्रिंकिंग वाटर नहीं दिखाया है। क्लियर हुआ? अब जी इसी तरह से जी सर। मैंने आपको एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट भी लिखवाए हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि तीन राशियां मैंने एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट में लिखवाई है, मेष, सिंह और धनु। इसमें भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंस है। धनु राशि की जो फायर है वो फायर है जो हमारी जीवन शक्ति को चला रही है, क्योंकि आप देखेंगे उसके कारक गुरु हैं। गुरु को मैंने आपको लिखवाया कि सात्विक ग्रह है। वहीं सिंह राशि की फायर वो है जो हमें जला देती है, बर्निंग फायर। दोनों फायर में डिफरेंस है। एक हमारे शरीर के अंदर भी एक ऊर्जा है, धनु राशि की ऊर्जा हमारे शरीर को चला रही है, इस पूरे जगत को चला रही है। वहीं सिंह राशि की फायर, मैंने सिंह राशि में आपको इंडस्ट्री भी लिखवाया होगा, इंडस्ट्री मैंने लिखवाया है। तो इंडस्ट्री में जो फायर यूज होती है जलाने वाली, वो सिंह राशि की फायर है। वहीं जो मेष राशि की फायर है वो फायर है वो जो कि हाई लेवल पर टेम्परेचर पैदा करती है, बहुत बड़ा टेम्परेचर। जैसे कि आप कह लीजिएगा ईंटों का जो भट्टा हुआ वहां पर जो फायर है, या फिर युद्ध के समय जब विस्फोट होते हैं उसकी जो फायर है वो एरिस साइन की फायर है। जिसमें लोहा तपाया जाता है वो फायर एरिस साइन की फायर है। इस तरह से तीनों फायर में भी डिफरेंसेस हैं। इसी तरह से मैंने आपको एयर एलिमेंट लिखवाया है। एयर एलिमेंट में मैंने आपको, आप ही बताइए मैंने क्या क्या राशियां बताई हैं, मैं देखूं तो यहाँ पर कुछ लोग एक्टिव हैं भी या नहीं। और अपना कैमरा भी ना ऑन करके बताया कीजिएगा। 3711 एयर। 7-11 है ना? ठीक, सर धनु में आपने फायर का क्या बताया आपने? रिपीट कीजिएगा सर। सर धनु में फायर का क्या बताया आपने? धनु राशि में में जो फायर है वो हमारी शरीर को चलाने वाली, जीवन शक्ति प्रदान करने वाली फायर है। उसके बाद धनु राशि की फायर को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके किचन में जो अग्नि है, जो किचन में आपका खाना बना रही है, आप जब पूजा करते हुए जो यज्ञ करते हैं उसकी जो अग्नि है वो धनु राशि में आती है। क्योंकि धनु राशि
मैंने आपको बताया सात्विक, उसके जो ग्रह हैं, गुरु हैं, वो सात्विक हैं, जो उसके कारकों में आती है वो मंदिर आता है। तो मंदिर में भी अग्नि जलती है, बिना अग्नि के तो हिंदू धर्म में कोई पूजा ही नहीं की जा सकती। तो मंदिर की जो अग्नि है, जो आप दिया जलाते हैं, उसमें भी फायर है। उसकी जो फायर है वो धनु राशि के कंट्रोल में आती है। यानी कि जो भी फायर रिलीजियस वर्क में यूज की जाती है, बहुत ही पॉजिटिव वर्क में यूज की जाती है, और जो आमतौर पर मनुष्य को नुकसान नहीं देती, वो फायर धनु राशि के कंट्रोल में आती है। अब मंदिर का दिया, लोग दिए से नजर भी उतारते हैं, दिया दिए से आरती भी लेते हैं, वो किसी को हार्म तो करता नहीं। लोग दिए पर हाथ भी ऐसे रख लेते हैं, बहुत देर तक हाथ रखने के बाद भी थोड़ा गर्मी जरूर देता है, मगर हार्म तो करता नहीं। ऐसा नहीं कि आपका हाथ बिल्कुल जला देगा। अब कोई बेवकूफी करने लगे, घंटों तक रख दे, तो एक अलग बात है, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, बॉडी की लिमिट है। तो वो जो फायर है, वो वाली फायर धनु राशि के कंट्रोल में आती है। ठीक है। इसके बाद ठीक मैंने है। आपको एयर एलिमेंट लिखवाया। अब सर एयर, एक मिनट, एक जी बोलिए। मिनट। बोलिए। फायर में बेकरी वाली फायर होती है, वो कौन सी होती सिंह राशि की है? ओके। बेकरी में जो फायर होती है वो काफी बड़े लेवल पर होती है। आपकी किचन की फायर में, किचन के चूल्हे की फायर में और बेकरी की फायर में अंतर है। आपके किचन के चूल्हे पे अगर आपने एक बार को हाथ भी रख दिया ना, तो आपके हल्के से हाथ पे थोड़ा सा मार्क आ जाएगा, जलेगा नहीं। मगर बेकरी वाली फायर ऐसी होती है, 24-24 घंटे लगातार चलती रहती है। इंडस्ट्रियल फायर हो गई वो। उसका जो आप यूज कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हैं, घर की फायर का यूज आप इंडस्ट्रियल नहीं कर रहे हैं। ठीक। ठीक है ना। अब मैंने आपको एयर एलिमेंट लिखवाया। एयर एलिमेंट में भी आप देखेंगे, जो हम श्वास ले रहे हैं वो भी एयर एलिमेंट है, जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है वो भी एयर एलिमेंट है, और जितना भी प्रदूषण है वो भी एयर एलिमेंट है। तो आप देखेंगे जो कुंभ राशि का फायर एयर एलिमेंट है, वो है जितना भी प्रदूषण है, जितना भी प्रदूषण आसमान में फैला हुआ है वो आता है कुंभ राशि के एयर एलिमेंट में। वहीं जो इंडस्ट्री में एयर यूज की जाती है, जो ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, या अलग अलग तरह की जो गैसेस इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं, वो आती है तुला राशि के कंट्रोल में। क्योंकि आप देखेंगे वहां पर मैंने आपको क्या लिखवाया है, वहां पर मैंने आपको बिजनेस लिखवाया है, बिजनेस एक्टिविटीज। वहीं 3 नंबर में जो मिथुन राशि के कंट्रोल में जो एयर एलिमेंट आता है, वो एयर एलिमेंट आता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। हालांकि एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीजन का कारक ग्रह गुरु है। नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीजन का कारक ग्रह गुरु है। स्टिल हम जब एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वो जो एलिमेंट है जो लाइफ के लिए जरूरी है, या जिससे लाइफ सेविंग की जा सकती है, उस तरह का एयर एलिमेंट हमारा मिथुन राशि के 3 नंबर की राशि के कंट्रोल में आता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अर्थ एलिमेंट के ऊपर। मैंने अर्थ के लिए आपको लिखवाए 2, 6 एंड 10, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मकर राशि को अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो उसमें मैंने आपको हाफ वाटर लिखवाया है। हाफ वाटर लिखवाने का एक रीजन है। और मकर राशि के एलिमेंट में मैंने आपको माउंटेन लिखवाया या नहीं लिखवाया, मैं देख लेता हूं, एक मिनट। मकर राशि के एलिमेंट में मैंने आपको माउंटेन नहीं कारकों में माउंटेन नहीं लिखवाया है। आप इसको यहां पर हाफ माउंटेन और लिख लीजिएगा। सर कहाँ पे? हाँ जी बोलिए। सर कहाँ पे लिखना है? मकर राशि में सर वहां पे आपने हाफ वाटर लिखाया था, है ना? हाफ वाटर भी लिखवाया है। आप वहां पर कारक में, जो कारक है मकर राशि के, एंटीक के आगे लिख लीजिएगा माउंटेन। ओके। माउंटेन की हाफ, माउंटेन की हाफ माउंटेन सर। हाफ माउंटेन लिख लीजिएगा, माउंटेन लिख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको भी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये पीडीएफ से और इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि चीजों को ना दिमाग में यहाँ जाए एक्सप्लेन करके। मैं अभी हाफ माउंटेन लिखवा दूं या माउंटेन लिखवा दूं, अगर मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूं नहीं करूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना। जैसे कि अक्सर आपसे भी डिमांड करते हैं, सर पीडीएफ दे दीजिएगा। अब उसमें पीडीएफ में अगर माउंटेन लिखें या हाफ माउंटेन लिखें, वाटर लिखें या हाफ वाटर लिखें, यूज क्या है?
किस तरह से आएगा, यूज समझने के लिए तो आपको सामने से बैठकर ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका हम एलिमेंट ही समझ लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर हाफ वाटर क्यों लिखवाया है। हाफ वाटर लिखवाने का इसका एक रीजन है, ये एक ऐसा साइन है जिसके अंदर वाटर और अर्थ दोनों ही एलिमेंट मौजूद हैं। अब ये दोनों एलिमेंट एक साथ कहां पर मिलते हैं, अगर आप पृथ्वी पर देखें तो ये मिलते हैं पर्वतीय स्थानों पर, माउंटेन्स के आसपास। जहां पर भी आप देखेंगे पहाड़ हैं, वहां पर नेचुरली पानी बह ही रहा होगा। जहां पर भी पहाड़ हैं वहां पर नेचुरली उसके अंदर से झरने निकल ही रहे होंगे। इसलिए जो साइन है, ये साइन हाफ वाटर साइन है। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों एक साथ चलते हैं। इसके साथ साथ पहाड़ जो है बर्फ के रूप में भी होते हैं। आप एंटार्कटिका में जाएंगे तो वहां पर आपको पहाड़ जो देखेंगे, वहां पर वो पहाड़ नहीं देखेंगे, पानी नहीं दिखेगा, बड़े बड़े पहाड़, सफेद पहाड़ हैं। तो अगर उसमें देखेंगे तो वाटर एलिमेंट भी है और अर्थ एलिमेंट भी है, क्योंकि जितनी सॉलिड चीज है उनको अर्थ एलिमेंट में गिना जाता है। अर्थ एलिमेंट का जो कहने का मतलब होता है वो है कि जो सॉलिड फॉर्म में चीजें हमारे पास हैं। तो मकर राशि जो है वो उस तरह के स्थान को या उस तरह के एलिमेंट को शो करती है जहां पर पानी भी है और अर्थ भी है, या फिर ये कह सकते हैं जहां पर पानी अर्थ एलिमेंट के रूप में बदल चुका है। आप अपने फ्रिज में भी अगर देखेंगे, फ्रिज के आइस चैम्बर में अगर आप देखेंगे वहां पर पानी बर्फ के रूप में बदल चुका है। तो वो मकर राशि का स्थान बन चुका है आपका फ्रिज में। तो वो जो बर्फ है आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो बर्फ ही मकर राशि के कंट्रोल में आती है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में हो चुकी है, मगर उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो वाटर का है। ठीक है, सर इसमें जैसे अगर आप जैसे सैटर्न है या शनि है, वो अगर मकर राशि में है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसका उनका प्रोफेशन ऐसी जगहों पे ज्यादा चलेगा जहाँ पे ये जैसे हाफ अर्थ और हाफ वाटर है, ऐसा है, ऐसे इससे पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मगर देखिए फैक्ट ये है कि पूरी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि शनि पर किस तरह की दृष्टि है, अगर इतना इजी होता तो 2 क्लासेस में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होता, है ना। ओके सर। क्योंकि शनि पर किन ग्रहों की दृष्टि है, मकर राशि के ऊपर और किस तरह के प्रभाव आ रहे हैं, उससे वो सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। ठीक है ना। ओके सर। उसके बाद जो आपके लिए कन्या राशि का अर्थ एलिमेंट लिखवाया, कन्या राशि का अर्थ एलिमेंट वो है जो कि प्ले ग्राउंड वगैरह हुए, बहुत बड़ी बड़ी जो जमीनें पड़ी हैं, वो अर्थ एलिमेंट हुआ। और वृषभ राशि का अर्थ एलिमेंट वो है जो कि हम अपने घर में यूज करते हैं, जैसे हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह हम खरीदते हैं, उस तरह का अर्थ एलिमेंट हमारा वृषभ राशि के कंट्रोल में आता है। चीजें आप सबको क्लियर हुई नहीं हुई? सर अर्थ एलिमेंट को क्लियर नहीं हुआ। बताइए जैसे क्या। आपने बोला जो जो हमारे घर में हम यूज करते हैं वो वृषभ हाँ, राशि में हो मैं गया। मैं मैं बताता हूँ, देखिएगा। एक सेकेंड। आप कोई जमीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो उस तरह की जो जमीन वगैरह है वो आपकी अर्थ एलिमेंट में आती है। आप जिसमें खेती करते हैं ठीक है। वो वाला जो अर्थ एलिमेंट है वो आपका कन्या राशि के कंट्रोल में आता है। ठीक, ठीक है। क्योंकि वृषभ राशि आप देखेंगे, वृषभ राशि के स्वामी कौन है, शुक्र है। शुक्र में आप लिख लीजिएगा, शुक्र हमारे मकान का कारक भी है। अर्थात जिस भूमि पर हम मकान बना रहे हैं, जिस जमीन पर हम मकान बना रहे हैं, वो ही अर्थ वृषभ राशि के कंट्रोल में आएगी। और जिस जमीन पर हम खेती कर रहे हैं वो वाला अर्थ एलिमेंट कन्या राशि के कंट्रोल में आएगा। अब क्लियर हो गया? और 10th वाला? 10th वाला मैंने आपको बताया, जहां पर कैप्रिकॉर्न। वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट दोनों एक साथ हों, वो आपका
10th साइन अर्थात मकर राशि के कंट्रोल में आएगा। जो भी जो माउंटेन्स माउंटेन्स है, वाला माउंटेन्स बताया वाले, आपने। हाँ माउंटेन्स वाले इलाके हैं वो आपके उस वाले अर्थ एलिमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे। सर कन्या राशि में क्या बोला आपने, प्ले ग्राउंड और प्ले क्या बोला? ग्राउंड, खेती की जमीन, खेती खेती वाला की। जमीन एग्रीकल्चर लैंड। और बड़ा बड़ा प्ले ग्राउंड जहाँ पार्क ये सब सब जमीन आएगा वो सब का विर्गो सब, वाले में। हाँ विर्गो वाले जितना भी बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, अगर आसपास में कहीं आप देखेंगे आपका घर जहाँ पर उसके आसपास बहुत बड़ा मैदान पड़ा है जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है फिलहाल। अब पार्क वगैरह भी सर इसी ये में आ जाएगा, हाँ जी, पार्क वगैरह इसी में आएगा ना विर्गो हाँ में। पार्क इसी में आएगा विर्गो में। सर ये जो हम बिजनेस के लिए लैंड यूज करते हैं इंडस्ट्रीज हम्म। बनाने के लिए, वो कौन से जब में तक जाएगा, जब वर्गो? तक वो विर्गो में ही आएगा। जब तक वो लैंड घर बनाने के लिए यूज हो रही है, तब अगर घर बनाने के लिए यूज हो रही है तो वो जाएगी टॉरस में। अगर वो आप इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आएगी आपकी विर्गो में। और जब तक वो लैंड बिल्कुल खाली पड़ी है, ना वहां पर बिजनेस है, ना इंडस्ट्री है, ना ही वहां पर कोई मकान है, वो सारा का सारा आएगा आपका विर्गो के अंदर। ठीक है ना। मकान जब बन जाएगा जो, या आप मकान के लिए जैसे कि अभी प्लॉटिंग हो रही है, आपने जगह जगह देखी होगी प्लॉटिंग्स हो रही हैं। प्लॉटिंग किस उद्देश्य से की जा रही है कि फ्यूचर में यहाँ पर घर बनेंगे, तो वो सारा का सारा आएगा टॉरस के कंट्रोल में अर्थ एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, जी सर। हो गया सर। बड़े सोसाइटीज और ये सब जो बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज होते हैं जिसमें पार्क भी होते हैं और सोसाइटीज भी होती है, वो विर्गो के कंट्रोल में आएगा। मतलब सिर्फ बंगलोज आप बोल रहे हो कि वो सिर्फ बंगलो टाइप की जो प्रॉपर्टी हाँ, अगर अगर वहां पर रेजिडेंशियल है, जिस अर्थ पर रेजिडेंशियल है वही आएगा टॉरस के कंट्रोल में। नहीं तो सोसाइटीज में भी तो रेसिडेंशियल होता है हाँ, लेकिन सोसाइटी में रेजिडेंशियल है अगर वहां पर जो, अगर वो उसकी बाउंड्री के कवर है, अगर वो उसी का पार्ट है, उसकी बाउंड्री से कवर है, तो वो टॉरस में कन्वर्ट हो गया ना। अभी जैसे आप अपने घर के आगे भी कुछ स्पेस रखते हैं, नॉर्मली किसी के पास उतना स्पेस है कि वो अपने घर के आगे स्पेस रख सकता है, तो वो टॉरस के कंट्रोल में आएगा वो अर्थ एलिमेंट। अगर वो, नहीं, मेरे मेरे जी जी बोलिए 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 बोलिए। हम क्या बोल रहे हैं सर, जैसे कि मान ले कोई बड़ा बड़ा दिल्ली नोएडा वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा मॉल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनता है, तो हम्म। उसके अंदर में क्या है कि बहुत बड़ा बड़ा पार्क रहता है, लेकिन वो पार्क किसी के मालिकाना हक में तो होता नहीं है। अधिक कोई वहां फ्लैट लिया है तो वो जमीन भले वो टॉरस इंडिकेट करे, लेकिन जो बड़ा बड़ा पार्क है वो तो विर्गो के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो पार्क नोट सबके एक लिए। एक 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 मिनट, एक मिनट। जो पब्लिक, यहाँ पर इस तरह से आप समझ लीजिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको पब्लिक यूज करती है वो विर्गो के कंट्रोल में आएगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी की पर्सनल ऑक्यूपाइड है, जिस पर किसी का पर्सनल मालिकाना हक है, वो टॉरस के अंदर आएगा। अगर बंगलो है, किसी के पास बहुत बड़ा बंगलो है और वो बंगलो वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, उसके बच्चे खेल रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी का उसमें आना जाना नहीं है, किसी दूसरे का बच्चा आकर उसमें नहीं खेल सकता अपनी मर्जी से, तो वो सारा का सारा टॉरस के कंट्रोल में जाएगा। अब भाई सोसाइटी में है, सोसाइटी में 50 घर हैं, 50 घर, एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के आगे एक ग्राउंड है, तो बोला जो ग्राउंड है वो जो जिस एंड पर बिल्डिंग बनी हुई है वो आ गई टॉरस के कंट्रोल में, और आगे का जो ग्राउंड है वो आ गया विर्गो के कंट्रोल में। ठीक है, जी सर, क्योंकि वही वही बता रहे हैं। वो पब्लिक यूज के लिए हो रही है। हाँ जी, अंश जी। जी। हाँ, जैसे दिल्ली में कई मकान ऐसे होते हैं ना कि नीचे कमर्शियल यूज किया जाता है और ऊपर बंदे रहते हैं, तो वो किसके किसके कंट्रोल में आएगा वो? कॉमर्शियल यूज अगर पब्लिक यूज कर रही है, कोई भी यूज कर सकता है, तो फिर वो विर्गो के ही कंट्रोल में आएगा। लेकिन ऊपर रेजिडेंशियल भी है, वो प्राइवेट है, एक ही हाँ, बिल्डिंग 5-6 फ्लोर होते हैं जैसे। तो उस तरह की बिल्डिंग भी ना, देखिए बिल्डिंग का जो घर वाला पोर्शन आ गया, हाँ जी। जो घर वाला है, देखिए एक चीज है, बिल्डिंग बनी हुई होगी किसी 1,000 एकड़ की जगह में या 2,000 एकड़ की जगह में, उस बिल्डिंग के नीचे नॉर्मली क्या करते हैं, पार्किंग बनाते हैं पहले, पार्किंग अच्छा। बनाने के बाद ऊपर बनाते हैं घर। ठीक है, उस बिल्डिंग की जो लैंड है जिस पर वो सारा का सारा उसके कॉलम्स खड़े हैं, स्ट्रक्चर खड़ा है, वो आ गई टॉरस के कंट्रोल में। और उसके बाद का जो एरिया बच रहा है जिस पे आपने गार्डनिंग कर रखी है, जिस पे ग्रीनरी है, वो सारा का सारा आएगा विर्गो के कंट्रोल में, क्योंकि वहां पर कोई भी आ रहा है। अब वो जो बिल्डिंग पूरी बनी हुई है उसमें मान लीजिएगा 50 फ्लैट्स हैं,
अब उन 50 फ्लैट्स में 50 लोगों का अपना अपना हिस्सा है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी फ्लैट में आप घुस जाएंगे, मगर वो 50 लोग उस जो वो जो बाहर का पोर्शन पड़ा है उसमें घुस सकते हैं। उसके लिए तो किसी की रोक टोक है नहीं कि भाई आप इस जगह आकर क्यों बैठ रहे हो शाम को। तो वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो आएगी विर्गो के कंट्रोल में, और जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आएगी टॉरस के कंट्रोल में। ठीक है, ठीक है जी। अब बताइएगा किसी का कोई प्रश्न है? और सर अभी फिर जो जंगल हो जाएंगे वो आ जाएंगे इधर कैप्रिकॉर्न में। नहीं 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 नहीं, चलिए जंगल के लिए भी नोट, जंगल के लिए भी नोट कर लीजिएगा। जंगल की 3 राशि हैं, मेष, सिंह और धनु। धनु हाँ, जंगल की 3 राशि, ये तीनों राशि जंगल को रिप्रेजेंट करती है, मेष, सिंह और धनु। सिंह राशि का जंगल ऐसा जंगल रिप्रेजेंट करता है जहां पर कि इंसान जा ही नहीं सकता, जहां पर जंगली जानवर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, सिंह जी। राशि वाला जंगल। मेष राशि वाला जंगल वो है जो कि आपके शहर के आसपास लगा हुआ होता है, उसमें जानवर होते हैं, आप लोग नॉर्मली नहीं जाते, मगर ठीक है, कभी अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं। ठीक है। और धनु राशि वाला जंगल वो होता है जो लोग खेतों के बीच में, ये जंगलों के आसपास अपने मकान बना लेते हैं, जहां पर जानवर आते हैं मगर वो हार्म नहीं करते किसी का भी। ठीक है। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी नहीं सर। क्या बात, अभी सब क्लास जब चल रही थी तब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। अंश जी, जी एक बार ये फायर जो आप बता रहे थे, मैं पूछ रहा था इसमें जो वोल्केनो की ज्वालामुखी की फायर होती है वो किसके अंडर में आएगी? एक मिनट सर, या तो आपका नेटवर्क में इशू है या मेरे में है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप ऐसा कीजिएगा, व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा अपना क्वेश्चन, मैं आंसर कर देता हूँ। ठीक है। या अगर कोई भी लिख दीजिएगा, मैं सर एक एजुकेशन के रिगार्डिंग था कि अलग अलग साइन में एजुकेशन लिखा हुआ है। वो एजुकेशन का सारे साइन जो है एजुकेशनल साइन है, यानी कि आपको विद्या देंगे किसी ना किसी तरह से भी अपनी नेचर के हिसाब से। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, हम्म ये जो साइन जोडियक साइंस के जो सिंबल्स होते हैं ये हम्म कुछ रिप्रेजेंट करते हैं क्या? जैसे देखिए, मैं बता अभी देता हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए, इसको नॉर्मली कब यूज किया जाता है, जैसे पाराशरी ज्योतिष में नॉर्मली ये माना जाता है कि जो आपका लग्न है, जो आपकी राशि है, लग्न के हिसाब से व्यक्ति का नेचर होता है। तो इसका एक सीधा सा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि जो जॉडियक साइन का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, अक्सर देखा जाता है कि वो स्ट्रक्चर लगन में आता है। जैसे मान लीजिएगा सिंह लगन का कोई व्यक्ति है और उसका जो जॉडियक साइन है, जो उसका सिंबल है वो शेर का है, तो ऐसे लोगों के चेहरे पर उस तरह का रौब दिखेगा, शेर जैसा बड़ा सा उनका फैला हुआ सा चेहरा होगा, यानी कि स्क्वायर टाइप का फेस होगा। ठीक है। ठीक है वाल सर। कौनी, भाई मुझे नहीं पता ये वैलकानो कौन सी फायर होती है, मुझे मुझे प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता भाई वैलकानो। इसके मुझे अगर आप हिंदी बता दें, मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ज्वालामुखी। तो मुझे उसमें ज्वालामुखी। 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 ज्वालामुखी की फायर आएगी सिंह राशि की। मैंने शुरू में ही बताया भाई, ऐसी ऐसी फायर जो आपको पूरी, जिस पर आप छू ही नहीं सकते, जिसको आप जल जाएंगे, वो फायर सिंह राशि के कंट्रोल में आती है। आप ध्यान से सुनते तो ये प्रश्न ही नहीं आता आपका। मैंने बताया आपको कि जो जिस फायर को आप इसमें बेकरी की कह रहे थे ना अंश जी, जैसे बेकरी की या कई बेकरी चीजों बेकरी की फायर जलाने वाली आग ना। सर बेकरी की फायर आप छू कर देखिएगा, आप किसी बेकरी में जाकर देखिएगा। बेकरी अच्छा में जी। 24 घंटे, मैंने आपको ईंट के भट्टे का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा ईंट के हाँ जी, भट्टे में, हाँ जी, ईंट के भट्टे याद में जो जलाने वाली फायर, आग। था मुझे, हाँ, याद है आप मुझे। ईंट के भट्टे की जब हाँ, बस कभी, ये ज्वालामुखी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती ना, तो मैं ये इसलिए थोड़ा सा हाँ कंफ्यूज मतलब था। ठीक, ज्वालामुखी ठीक है, ज्वालामुखी भी आप, मैं तो ईंट के भट्टे का एग्जांपल दे, ईंट के भट्टे के आसपास भी जिस समय ईंट का भट्टा जल रहा होता है। मैं आपको एक बताता हूँ, मैं बचपन में जब पहली बार ईंट के भट्टे पर गया, एक जानने वाले का ईंट का भट्टा है,
बोलेगा ठीक है हम आपको ईंट का भट्टा दिखाकर आते हैं। तब मुझे उन्होंने बताया कि ये जो ईंट के भट्टे में काम करते हैं मोस्टली बिहार झारखंड के लोग हैं। और अगर ईंट के भट्टे पे काम करते हुए अगर उनके अगर बच्चे का पैर भी अगर उस आग के अंदर चला गया ना, तो वो उसे उसके अंदर ही धकेल देते हैं, निकालते नहीं है। अपने हाथ से बाप धकेलाता है उसे उसके अंदर, वो चिल्ला भी रहा है, क्योंकि वो फायर इतनी जबरदस्त होती है। अगर वो पैर को छू गई, अगर उसमें आपका पैर थोड़ा सा चला गया ना, वो पैर को छू गई, तो वो इतना बड़ा लॉस करती है आपकी बॉडी में। आपका सीधा उसकी जो फायर है वो आपके सिर तक को लॉस करती है। आपका शरीर आपको निकाल भी लिया ना, तो आप जीवन में कुछ करने लायक नहीं रहते। तो उन्होंने मुझे बताया था, मुझे पहली बार गया कि जब ये ईंट का भट्टा चलता है, उन लोगों को तो खैर पता होता है कहाँ पर पैर रखना है कहाँ पर नहीं रखना है, उसके बाद भी एक्सीडेंट्स होते हैं। मगर वो ज्वालामुखी से कम नहीं होती उसकी आग, क्योंकि एक एक महीना 2-2 महीना लगातार उसमें आग जलती रहती है। इतनी भयंकर होती है ईंट के भट्टे की आग। सर धनु राशि में लॉ लिखा है, लॉ का वहां पे कैसे लेंगे मीनिंग? लॉ यानी कि कानून, कानून की राशि है भाई। यानी कि अब गुरु, जो व्यक्ति गुरु है या गुरु की पदवी में बैठा है, वो सीधी सी बात है कानून को मानेगा, कानून से कुछ ना कुछ डील करेगा, नियमों से चलेगा। लॉ का तो किस तरह मतलब के कानून? स्टेट गवर्नमेंट आपके, मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कानून हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कानून हुए, जो आपकी लोकल अथॉरिटी के लॉ हुए, वो सारे के सारे उसके कंट्रोल में आएंगे। ओके। ठीक है। और कोई सर क्वेश्चन? सर आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट तो सिंह राशि में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मंगल की राशि में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आती है मेष राशि में, और लोकल अथॉरिटी आती है आपकी धनु राशि में। सर ये कर्क राशि में जो है रॉयल स्टेटस है, और सेम सिंह राशि में भी एक किंग है, उसमें भी रॉयल स्टेटस रहेगा। तो इन दोनों में क्या फर्क रहेगा, मतलब रिपीट करना। सिंह में? हाँ, सिंह में और सर किसमें? कर्क राशि में भी एक रॉयल स्टेटस है ना, कैंसर में। देखिए, मैंने आपको उसके कारक में लिखवाया है, एक राजा है एक रानी है। तो वो उस हिसाब से है, हाँ, वो उस राजा और हिसाब रानी से के है। हिसाब से। हाँ, राजा और रानी के ना, अभी हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना, रानी के पास कोई भी पावर ही नहीं है। अगर हम चेस खेलें तो राजा से ज्यादा पावर तो रानी के पास है। ओके सर। तो जो पाइसिस में है लॉ, वो किस, उसको कैसे लेंगे? भाई साहब, लॉ जहां पर है, लॉ का मतलब आप कानून से ही समझो। लॉ में ऐसा नहीं होता कि लॉ लॉ ही है। अगर आपकी लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड भी आपने किसी लॉ का उल्लंघन किया, तो वो लॉ में ही आएगा। ठीक है। लॉ लॉ ही होता है, लॉ का ये मतलब नहीं होता कि आप नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि लोग जैसे कोई हम्म, क्रिमिनल लॉ होता है या कुछ और ऐसे कैटेगरी वाइज लॉ, उसके बारे लॉ, जितने भी साइंस में लॉ लिखा है, आप उनको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि वो आपको कुछ ना कुछ लीगल अथॉरिटीज देती हैं, लीगली रिप्रेजेंट ओके। करती हैं। ठीक है। उनमें आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज हों या सोशल एक्टिविटीज हों, कोई भी अगर आप तोड़ेंगे तो पनिशमेंट तो है ही। और कुछ साइंस होते हैं जो लॉ से रिलेटेड स्टडीज देते हैं, तो वहां से भी आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। वो धीरे धीरे आपको जो लिखवाए गए हैं वो बहुत लॉजिकली और बहुत जरूरी लिखवाए गए हैं। आपको वो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अजीत जी, आप क्लास छोड़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, केवल आप लोगों के लिए सेशन चालू है फिलहाल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कबर ना कल को कोई बोले कि अंश जी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। सर आपने ये बोला था बाद में बताएंगे कि स्कॉर्पियो का कलर ब्लैक क्यों होता है। हाँ, अभी आपने बोला था क्वेश्चन इसको मुझे 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 उम्मीद थी कि स्कॉर्पियो की जब तक मैं कारक लिखवाऊंगा तब तक आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। आप स्कॉर्पियो के कारक में देखिएगा, डार्कनेस लिखवाई है मैंने, अच्छा, देखिएगा। इसीलिए उसका कलर ब्लैक अब डार्कनेस का कलर आप रेड नहीं कर सकते ना, जहाँ है ही अंधेरा। अंधेरे का क्या कलर होता है? नहीं, बट वो मंगल से मंगल इसके, रिलेटेड है ना, हाँ, मतलब मैंने है मैंने तो मंगल ही उसका। मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि राशियों के जो कारक हैं 80% तक मिलेंगे, मगर 20% तक उनमें डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है ना। अब जहां पर डार्कनेस है, डार्कनेस में आप अभी अंधेरे में अगर आप लाल रख दीजिएगा या सफेद रख दीजिएगा, क्या दिखेगा?
कैसे दिखेगा? सर